ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भीमनगरी समारोह का कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने किया उद्घाटन। बाबा साहेब के रास्ते पर चलना ही बताया सच्ची श्रद्धांजलि। आगरा फोर्ट स्टेशन पर हुआ जेसीबी से हादसा, ट्रेन का पिछला हिस्सा उतरा पटरी से, स्टेशन पर हड़कंप। वृष्टि से बर्बाद फसलों के बाद किसानों में बड़ा अवसाद, आगरा की मानसिक आरोग्यशाला में हो रही है काउंसलिंग। और निगम ने दिखाई सख्ती, बगैर ढके कचरा ले जाना होगा अपराध। नगर आयुक्त ने दिए सख्त आदेश, निगम के वाहनों पर होगी टेढ़ी नजर। और अब खबर विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे भीमनगरी समारोह का कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने किया उद्घाटन, जिन्होंने दलितों के सम्मेलन में बाबा साहेब को महामानव करार दिया। भीमनगरी के मंच से बोलते हुए उन्होंने समाज के लोगों का आह्वान किया और डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने को ही सच्ची श्रद्धांजलि बताया। लंबे अरसे से नीले खेमे में रंगी नजर आने वाली भीमनगरी में इस बार हालात बदले नजर आए। जहां कल तक बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला हुआ करता था, आज उसी कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सिने स्टार राज बब्बर ने किया। भीमनगरी के मंच से जहां बसपाई दहाड़ा करते थे, उसी आयोजन के मंच पर आज सपा, भाजपा और कांग्रेस के नेता विराजमान थे, जिसे देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि शायद बाबा साहब का सपना साकार होता लग रहा है, क्योंकि समारोह में सामाजिक भाईचारे की इतनी बड़ी मिसाल देखकर तो यही समझ में आया। लेकिन ये सामाजिक कार्यक्रम भी अचानक से सियासी हो गया, जब बसपाइयों ने लखनऊ और दिल्ली वाला राग अलापना शुरू कर दिया। हमारे देश में तो शिक्षा प्राप्त की, तब जब बाबा साहब को लगा कि अब यहाँ से काम नहीं चलेगा तो विदेश जाकर बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त कर लेते। तब संघर्षमय जीवन, बाबा साहब का इतिहास कहता है कि बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अगर किया तो इस देश के तमाम ऐसे दबे कुचलों के लिए किया। धन्य हम आज, अगर हम इस मंच से, इतने भारी भरकम मंच से अगर दो शब्द भी बोल रहे हैं तो ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन बसपाइयों के इन संबोधनों में भाईचारे के उत्साह से ज्यादा खींच नजर आई, जिनकी पकी पकाई फसल को काटने के लिए विरोधी दल भी मंच पर विराजमान थे और अपनी बारी आने पर दबी जुबान से सभी ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधने में कोई चूक नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सी किताबें लिखी है। उन्होंने एक किताब लिखी थी मूक नायक। उन्होंने एक किताब लिखी थी मूक नायक, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है। उसको बड़ी गंभीरता से, बड़ी संजीदगी से, मेरा ख्याल यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिससे ना पढ़ी हो। वो मूक नायक उस वक्त के व्यक्ति के अंदर की अनुभूति है कि जिसने उस वक्त इस मंत्र को देने का काम किया, जिसने कहा शिक्षा, एकता और संघर्ष। वो मंत्र देने के बाद में साथियों, आज यही नारा है, यही व्यक्ति है, यही व्यक्तित्व है जिसका मूक नायक आज इस देश की सियासत हो, इस देश की नौकरियां हो, इस देश का बिजनेस हो या इस देश का दिल हो, इस दिल के अंदर आज ये मूक नायक आधुनिक भारत का नायक बन चुका है। बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये मौका था एक महामानव की जन्म जयंती मनाने का, जिनके आदर्शों को जानने समझने के लिए पूरे शहर के लोग आयोजन स्थल पर जमा हुए। लेकिन क्षेत्रीय समिति की अकुशल प्रबंधन क्षमता के चलते इतना महत्वपूर्ण मौका भी महज फोटो सेशन बनकर रह गया, जिसकी होड़ में मंच पर अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों ने एक महापुरुष की जयंती के खास मौके को भी अपनी नासमझी की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस नेता और सिने स्टार राज बब्बर राज्यसभा सांसद बनने के बाद आगरा आए, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उनकी आगवानी के लिए कांग्रेसी पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ रौनकता पर जमा हो गए और अपने नेता का साफा बांधकर स्वागत किया। राज बब्बर को राज्यसभा में भेजे जाने से आगरा के कांग्रेसियों में भारी खुशी है।
जो इसके लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताते नहीं थक रहे। बुधवार को सिने स्टार के आगरा आने के समाचार से उनका उत्साह दोगुना हो गया और वो अपने नेता के स्वागत के लिए रौनकता जा पहुंचे। सांसद राजबब्बर के आगमन पर किसी ने जहां उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया तो कोई साफा बांधने में मशगूल नजर आया। कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि 19 तारीख को वो एक पदयात्रा भी निकालेंगे। दरअसल राजबब्बर आगरा से भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, जिससे यहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव है, जबकि बतौर फिल्म अभिनेता उनकी ख्याति किसी से छिपी नहीं। कांग्रेसजनों ने राजबब्बर को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी, जिसके बाद उनका काफिला अछनेरा की ओर रवाना हो गया। अन्नदाताओं के संकट की घड़ी में राजनीतिक दल के नेता हर रोज नए नए बयान देकर बवाल मचाने से बाज नहीं आ रहे। कभी मोदी के दूत उसी क्षेत्र में आकर मुआवजे का मुआयना करते हैं, तो कभी उसी पार्टी के नेता फिर से महापंचायत का ऐलान करते हैं। शायद विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों को किसानों की मौत की आग पर अपनी रोटियां सेकने का एक अच्छा मौका मिल गया है। अशिक्षित भूमि पर वो हम भिजवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के अधिकारी हमारे मंत्री जी दुर्गति से आपको आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे उनके मुँह पे आलू की फसल को नुकसान नहीं मानो, फसल नहीं मानो, नुकसानी सबसे ज्यादा विकास लागत के साथ। मेरा तो आशा ये है कि आपको सुरक्षा टिकाऊ से जुड़े। मेरी अब तक के जीवन में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई है, उसके कारण से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। किसान की 100% गेहूं की फसल और सरसों की फसल नष्ट हो गई है। आलू में भी भारी नुकसान है। बावजूद इसके जो राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं, ये ठीक नहीं है। प्रदेश की सरकार कहीं 40 रुपये कहीं 50 रुपये का चेक दे करके किसानों को अपमानित कर रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये चाहिए कि किसान की 100% क्षतिपूर्ति को मुआवजा दें और ताकि किसान को राहत महसूस हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो गई। बुधवार रात 12 बजे के बाद नई कीमतें लागू हो गई हैं। एक महीने के अंदर ये दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है। ये सही मायने में मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा। अगर वो कम होगा तो फिर जो दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, वो सारी कम होंगी। ये तो अच्छी बात है, अच्छा हुआ है काम। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और चीज़ों का भी दाम घटने चाहिए, खाने पीने की चीज़ों में दाम घटने चाहिए ताकि जनता को इसका सहयोग मिले, लाभ मिले। इसका कैसा महसूस करते हैं आप? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। दाम घटे हैं तो कम खर्चा होगा, कम खर्चे में गाड़ी चलेगी। ये लोग पेट्रोल दाम होते हैं बहुत अच्छे उत्साहित हैं हम, और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार ऐसे ही काम करती रहे और पैसे घटाए। कम से कम डीजल 50 रुपये लीटर हो जाए और पेट्रोल 55 लीटर हो जाए। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के ऊपर है, वहाँ रेट घटते हैं, यहाँ घटे जाते हैं, वहाँ रेट बढ़ते हैं, यहाँ बढ़े जाते हैं। अब इसमें सरकारी की उपलब्धि तो नहीं कह सकते वैसे, सरकारी की उपलब्धि नहीं है। अब ये है कि इसको भुनाएगी सरकार जरूर, दिखावा है और कुछ नहीं है। भाई रेट घटे तो वहाँ घटे, पेट्रोलियम पर यहाँ घटे, डॉलर घटे, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो भाई अभी तो और नीचे आना चाहिए, कम से कम 50 रुपये लीटर पहुँचना चाहिए डीजल। किसानों पर आई आकस्मिक आपदा का असर कृषि उत्पादों से जुड़े व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर एजेंसी के साथ कृषि यंत्र विक्रेताओं को अब लंबे अरसे तक मंदी का डर सता रहा है। संकट की इस घड़ी में इस उद्योग से जुड़े लोग केंद्र और राज्य सरकारों से किसानों के कर्ज माफी की अपील कर रहे हैं। बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों की इस तबाही का असर अब कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो ट्रैक्टर विक्रेता हो या फिर कृषि यंत्र विक्रेता, सबको मंदी की मार सता रही है।
कृषि उद्योग से जुड़े भानु प्रताप चौहान संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार से किसानों की मदद की अपील करते हैं। आलू की खुदाई के सीजन में बर्बादी की वजह से एजेंसियों से एक भी ट्रैक्टर नहीं बिका। हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% आज भी इस देश की जो जनता है वो खेती पर निर्भर है। ऐसे में बेमौसम ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पर उसके कारण से उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। किसानों ने जो ट्रैक्टर खरीदे हैं, अन्य जो वाहन खरीदे हैं, उनका ऋण वह चुकता नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर इससे बैंकें भी प्रभावित होंगी। ऐसे में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि उसकी भरपाई करे और उद्योगों पर इसका प्रभाव न पड़े, उत्पादन पर इसका प्रभाव न पड़े, इसके लिए शीघ्र रणनीति बना करके उनके किसानों के कर्जे माफ करने चाहिए और उनको किसी प्रकार की कोई उनकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए, ताकि उद्योगों पर कोई प्रभाव न पड़े और किसान को भी राहत मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों के इस नुकसान की भरपाई भी जल्द होती नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में इस तबाही के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। संकट की इस घड़ी में सबसे ज्यादा मुश्किल उन किसानों की है जिन्होंने हाल ही में बैंकों से कर्ज लेकर कृषि यंत्र खरीदे। अब ऐसे किसानों को 2 जून की रोटी के साथ कर्जा चुकाने की भी चिंता सता रही है। सूत्रों के मुताबिक कृषि उद्योग से जुड़े व्यापारी किसानों की समस्या को लेकर जल्दी देश की सरकारों से गुहार लगाएंगे, यानी अन्नदाता के दर्द के कराहने की आवाज देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डालेगी। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक। दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507।
कार्यालय पर आरआई द्वारा की जाने वाली वाहनों की फिटनेस मात्र एक दिखावा बनकर रह गई है, जिसे विभागीय अधिकारी भी बखूबी जानते हैं। बात करें सवारी ऑटो की, तो जिन बिंदुओं पर इन ऑटो को फिटनेस पास का प्रमाण पत्र दिया जाता है, उन्हें सिर्फ फिटनेस के समय ही ऑटो में लगाया जाता है, जिनका कोई ऑटो चालक सवारी ढोते समय पालन नहीं करता। बावजूद इसके वाहनों की फिटनेस पास करने की ये प्रणाली धड़ल्ले से चल रही है। आईएसबीटी पर खड़े हुए ये ऑटो अपनी फिटनेस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिन्हें आरटीओ विभाग के आरआई बड़े इत्मीनान से चेक कर रहे हैं। साथ ही फिटनेस पास करने वाले तमाम बिंदुओं को गौर से देख रहे हैं। इसके बाद इन्हें फिटनेस पास करने का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन जिन बिंदुओं पर यह फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, क्या उन्हें सड़कों पर यात्रा करने के दौरान भी प्रयोग में लाया जाता है? इस पर ना तो किसी ऑटो चालक ने जागरूकता दिखाई और ना ही फिटनेस चेक करने वाले अधिकारी ने हाँ ये सफाई जरूर दी कि ये मेरा काम नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 20 से 22 ऑटो पर डे आते हैं और यहाँ जो भी ऑटो की फिटनेस दी जाती है उनको सभी मानक पूर्ण करने के बाद ही फिटनेस दी जाती है। अगर किसी गाड़ी में इंडिकेटर नहीं है तो इंडिकेटर के लिए उसको अनफिट किया जाएगा, बैकलाइट नहीं तो बैकलाइट के लिए अनफिट किया जाएगा, मीटर उसमें नहीं लगाए तो मीटर के लिए अनफिट किया जाएगा। जो भी उसमें मानक हैं और वो मानकों को कोई भी पूरा नहीं करता है। सीज फायर है, सीज फायर नहीं लगाए तो उसको अनफिट किया जाएगा। कोई भी मानक जो फिटनेस के वक्त पूरे होना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो उसको फिटनेस नहीं दी जाती है। उसको काम के लिए कहा जाता है, करा के लेके आने के लिए, और जब वो पूरे काम करा के लेगा तो तभी उसको फिटनेस दी जाती है। आपको बता दें कि किसी भी ऑटो की फिटनेस पास कराने के लिए मीटर, सीज फायर का सिलेंडर, साइड बेल्ट जैसे कई मानक पूरे करने होते हैं। लेकिन इस बात से ना तो आरटीओ अधिकारी अनजान हैं और ना ही ऑटो चालक इन मानकों का प्रयोग सड़कों पर करते हैं। इन्हें सिर्फ फिटनेस के दौरान ही ऑटो में सजाया जाता है ताकि फिटनेस टेस्ट को पास किया जा सके, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिटनेस प्रक्रिया से गुजरना हो तो बस एक दिखावा, जिसमें हर व्यक्ति सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहा है, बिना ये जाने कि क्या वास्तव में इसका सही प्रयोग हो रहा है या नहीं। अब आगरा में किसी भी राहगीर को किसी भी रास्ते पर वाहन ना मिलने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, या कहें कि आने वाले समय में आगरा के हर रास्ते पर उपलब्ध होंगे ये वाहन। लोगों को यात्रा कराने वाहन तो गलत नहीं होगा। परिवहन विभाग के आदेश पर आरटीओ ने ई रिक्शा को आगरा के हर रूट पर चलाने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, जिसे आरटीओ आगरा जल्द ही अमली जामा पहनाएगा। परिवहन विभाग के आदेश पर आरटीओ पी सिंह ने आगरा की हर सड़क पर ई रिक्शा चलाने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक आने वाले समय में आगरा की हर सड़क पर लोगों को यात्रा करने के लिए वाहन मुहैया हो सकेंगे। साथ ही आगरा में बिगड़ती पर्यावरण की समस्या के लिए धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटोज पर लगाम लगाई जा रही है। धीरे धीरे उन्हें हर रूट से हटाया जा रहा है, जिन पर ई रिक्शा को दौड़ाया जाएगा। देखिए, भारत सरकार के निर्देशानुसार ई रिक्शा की पॉलिसी बनाई गई, उसको हमारे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भी स्वीकृत किया गया है। तो आरटीए की जो हमारी अगली बैठक होगी 24 तारीख को, जो संभावित बैठक है, उस बैठक में हम आरटीए के समक्ष एक तो हमने मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से हमने ये अनुरोध किया हुआ है कि जैसे ऑटो रिक्शा है, अब शहर में ऑटो रिक्शा बैन है इस समय, तो जो दूरस्थ इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में अंदर उनको यातायात की सुविधा मिल जाए, उसके लिए हम रूट के लिए हमने प्रस्ताव भी मांगे हैं। कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया है, कुछ यूनियन से भी यूनियन को भी इसमें सहयोग के लिए कहा है, उन्होंने भी एक रूट बना के हमको दिए। उस रूट को वेरिफिकेशन करके हम प्राधिकरण के समक्ष रखेंगे। आगरा के हर रास्ते पर ई रिक्शा चले, इसके लिए आरटीओ विभाग ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल करने जा रहा है, जिसके लिए ई रिक्शा चालक को ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस और फिटनेस जैसे तमाम कानूनी कागजात बनवाने पड़ेंगे। और उसी प्रक्रिया से संबंधित इस ई रिक्शा को किन रूट्स पर दौड़ाया जाएगा, इसकी भी पूरी तैयारी आरटीओ द्वारा कर ली गई है, जिसे जल्द ही परिवहन विभाग की अनुमति मिलने के बाद साकार रूप दिया जाएगा। शहर का कूड़ा ढोने वाले निगम के वाहन अब बिना ढके वाहन को नहीं ले जा सकेंगे। लगातार मिलती शिकायतों के बाद निगम ने सभी वाहनों के लिए नए कवर खरीदने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही वाहनों को ये कवर वितरित कर दिए जाएंगे। साथ ही अब उन वाहनों पर भी अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं जो खुले में कूड़ा ढोने का काम कर रहे हैं। शहर से हर रोज टनों कूड़ा कुबेरपुर स्थित डंपिंग ग्राउंड पर जाता है, जो नगर निगम के वाहनों द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों से उठाया जाता है। लेकिन वाहन चालक इसे बिना कवर किए ही ले जाते हैं, जिसके चलते ये कूड़ा सड़क पर फैलता रहता है, जो शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए घातक है।
वाहन चालकों की इस लापरवाही पर नगर आयुक्त ने सभी वाहनों को कवर करने के लिए नए कवर खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कोई भी वाहन बिना कवर किए कूड़े को नहीं ले जा पाएगा। नगर आयुक्त का कहना था कि लापरवाही करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, कूड़े के जो ट्रक हमारे गुजरते हैं उनको कूड़े को ढककर ही हम डंपिंग ग्राउंड तक ले जाते थे, लेकिन उनको ढकने के जो तिरपाल होते हैं वो जिनसिंग हो गए हैं, बहुत सारे फट गए हैं, तो अब उनकी स्टोर में कमी थी तो वो पुनः उसको खरीदा जा रहा है और उसी के लिए हमने नमूने मंगवाए थे कि इनमें से जो उचित हो, ज़्यादा समय तक जो चल सके उसको खरीदा जाए। पर्पज़ ये है कि एक तो कूड़ा ट्रेवल करते समय गिरे ना, और दूसरा वो एक हवा के माध्यम से गंदगी बिखर के सड़क पे गिरेगी और लोगों को खराब एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, वो ना हो, तो ढक्के कूड़ा ले जाने के लिए खरीदा जाए। गौरतलब है कि निगम के वाहन चालकों को चक्कर के हिसाब से डीजल दिया जाता है और सैलरी भी, जिसके चलते वाहन चालक जल्दबाजी में शहरवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे थे। बहरहाल अब निगम में नए कवर आने के बाद हालात कितने बदल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया जब एक ट्रेन में स्टेशन पर काम कर रही जेसीबी मशीन घुस गई, जिससे ट्रेन का पीछे का हिस्सा पटरी से उतर गया। इस घटना के बाद आनन फानन में अधिकारियों ने घटनास्थल पर दौड़ लगा जेसीबी मशीन को हटाने का कार्य शुरू किया, तब कहीं जाकर स्थिति सामान्य हुई। दरअसल आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह जयपुर शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। वहीं स्टेशन पर जेसीबी मशीन से गिट्टी हटाने का काम चल रहा था कि अचानक जेसीबी मशीन ट्रेन के पिछले हिस्से, जिसमें जनरेटर होता है, उसमें घुसी चली गई, जिससे ट्रेन का पिछला हिस्सा पलटने से बचा। हालांकि ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतरा जरूर, लेकिन गनीमत रही कि घटना के समय ट्रेन के पिछले हिस्से की बोगियों में कोई यात्री मौजूद नहीं थे। फिलहाल मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी जेसीबी को हटवाकर जिस ठेकेदार के अधीन ये जेसीबी काम कर रही थी, उसके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करा जांच के आदेश दे रहे हैं। मामला ये जेसीबी प्लेटफॉर्म पर काम कर रही थी, उस समय ये हादसा हुआ है और कोच नीचे से तो सेफ है, बट ऊपर जनरेटर नहीं चल पाएगा इस टाइम, बैठ भी हटाएंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसकी लापरवाही से कर रहा है, उसमें जनरली हम लोग इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।